अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट की थी और न्यूटन ने अपना एक फार्मूला पेश किया था। किन बुनियादों पर उन्होंने अपना फार्मूला पेश किया था ये भी हमने डिस्कस किया था। जो कैलकुलेशन उन्होंने कैलकुलेट की थ्योरेटिकली तौर पर और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हमारे पास आती थी उसके अंदर एरर भी हमने चेक किया था कि राउंड अबाउट 16% आता है। अब इस वैल्यू के अंदर उस एरर को रिमूव करने के लिए एक दूसरे फिजिस्ट थे बेटा लैपलास, जिन्होंने उस न्यूटन के फार्मूला के अंदर जो एरर आ रही थी उसको रिमूव किया। वो कैसे रिमूव किया? आज बेटा हमारा टॉपिक वही है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लैपलास करेक्शन, यानी कि वो जो एरर आया था थ्योरेटिकल वैल्यू के अंदर उसको दूसरे फिजिस्ट थे बेटा लैपलास, जिन्होंने आकर सेट किया था। न्यूटन ने बेटा अपने फार्मूला के अंदर जो एजम्पशंस की थी पहले उनको देख लेते हैं। इन्होंने एज्यूम किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है बेटा। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में से तो आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फिर हमने बॉयल्स लॉ को अप्लाई करके न्यूटन की वो वैल्यू कैलकुलेट की थी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। जबकि लैपलास ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। लैपलास ने कहा था कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है बेटा, रेयरफेक्शन या कंप्रेशन के दौरान कभी भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट, ठीक। अब ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो प्रोसेस हमारे पास बन जाता है बेटा एडियाबैटिक। लेप्लास ने यह भी कहा था कि जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा तो उस वक्त जो हीट है वो हीट ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ हीट, किसी किस्म की हीट एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि इतनी रैपिड प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, ट्रांसफर का हीट नहीं होता। हाँ, टेम्परेचर जरूर एयर के मॉलिक्यूल्स का तब्दील होता है। जब कंप्रेशन आएगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जब रेयरफेक्शन आता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हमें कंसिडर करना बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर करना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर बॉयल्स लॉ को बेटा लिखना चाहेंगे तो पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा हमारे पास बेटा एक कांस्टेंट है जो कि हमें रेशियो से मिलता है Cp डिवाइडेड बाय Cv। Cp है क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के दरमियान में रेशियो आपको गैमा मिलती है। अब फिर से वही assumptions, जब एयर में से साउंड ट्रैवल करती है कंप्रेशन के दौरान प्रेशर उसका चेंज होता है P प्लस डेल्टा P तक, मतलब इंक्रीज आता है इसके अंदर, और वही वॉल्यूम के अंदर जो डिक्रीज आता है वो V माइनस डेल्टा V। वैल्यूज जब रिप्लेस करेंगे बेटा प्रेशर की जगह पर P प्लस डेल्टा P और वॉल्यूम की जगह पर V माइनस डेल्टा V, लेकिन V के ऊपर गैमा की पावर यहाँ लाजमी मौजूद है। अब बेटा हमने क्या करना है, P प्लस डेल्टा P वैसे रहने दें, इस टर्म में से V की पावर गैमा यानी कि वॉल्यूम की पावर गैमा अलग कर दें, कॉमन कर लें। कॉमन करने से क्या होगा, यहाँ टर्म आपके पास माइनस रह जाएगी, इसके नीचे V की पावर गैमा डिवाइडेड नहीं है तो आप बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह का रिलेशन आपके पास बन जाएगा। अब बेटा आगे इस्तेमाल कर लेते हैं बायनॉमियल थ्योरम को। बायनॉमियल थ्योरम हमें क्या कहता है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर n, यानी कि किसी एक फंक्शन के साथ 1 को ऐड किया गया हो और उसकी पावर कोई n हो आपके पास, तो इसको लिखते कैसे, एक्सपैंड कैसे करते हैं। आपने कांस्टेंट लिखना है, फिर पावर पहले और फंक्शन की पावर आपने 1 लिखना है, फिर पावर उसमें से एक कम 2 का फैक्टोरियल और फंक्शन की स्क्वायर बनाना है, फिर इसी तरह से n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, यानी कि पावर के अंदर एक एक डिक्रीज करते चले जाएंगे, एक टर्म तक उसे घटाएंगे और इधर से जो फंक्शन है फंक्शन की पावर हमने बढ़ाते चले जाना है, अप टू सो ऑन सारी टर्म्स हमने इस्तेमाल करनी है। ये जो हमारे पास टर्म मौजूद है 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V और उसकी पावर गैमा हमारे पास है, इसको बेटा अगर बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना चाहेंगे तो 1 यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिखा है, यहाँ चूंकि माइनस है दो टर्म्स के दरमियान में तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे।
गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी माइनस गैमा इंटू गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डेल वी डिवाइडेड बाई वी और इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन सब टर्म्स के लिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि वॉल्यूम में चेंज बिल्कुल स्मॉल आएगा। क्यों? प्रेशर बिल्कुल थोड़ी हद तक इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज तो मजीद शार्टर हो जाएगी। अगर वॉल्यूम में डिक्रीज बिल्कुल स्मॉलर है अराउंड अबाउट 0 हमने पहले इसको कंसीडर किया था तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी फिर इसका स्क्वायर ये हमारे पास सारी टर्म इतनी शार्टर हो जाती है कि निगलेक्ट आउट इसको किया जा सकता है। अब ये टर्म अगर बेटा 0 को अप्रोच कर जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और इधर से हमारे पास जो वैल्यू बाकी रहेगी वो हमारे पास बेटा 1 माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई वी और इसकी पावर गैमा इज इक्वल टू जस्ट हमारे पास 1 माइनस गैमा इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू को जो आपके पास मौजूद है इसको जस्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं बेटा 1 माइनस गैमा डेल वी डिवाइडेड बाई वी से। इसी चीज़ की रिप्लेसमेंट हमने यहाँ करनी है। पी प्लस डेल्टा पी रेज टू पावर गैमा ये ऑलरेडी हमारे पास बेटा यहाँ मौजूद था और इधर से हमने बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड किया है। बाइनोमियल थ्योरम से 1 माइनस गैमा डेल वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू दूसरी तरफ बेटा पी वी की पावर गैमा आ रहा था वो पी वी की पावर गैमा वी की पावर गैमा और इधर से बेटा v की पावर गैमा कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास p प्रेशर बाकी रहेगा। मैंने फर्स्ट टर्म को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद p प्लस डेल्टा p इंटू 1 माइनस गैमा डेल v डिवाइडेड बाई v। अब फिर से वही फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा। फर्स्ट फैक्टर को बेटा सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गैमा p डेल v डिवाइडेड बाई v। अब नेगेटिव की टर्म एसोसिएट है तो इसे नेगेटिव कर देंगे। सेकंड फैक्टर फर्स्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा पी इसे लिखा जाएगा। सेकंड फैक्टर या सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गैमा डेल्टा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। एज वी नो दैट डेल्टा पी हमारे पास स्मॉलर है उसके साथ प्रोडक्ट डेल्टा वी को कर रहे हैं ये मजीद शॉर्टर हो जाएगा। इस टर्म को बेटा आप निगलेक्ट आउट कर सकते हैं 0 इसको पुट कर सकते हैं। p से p को कैंसल आउट कर दें 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा पी डेल वी डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा पी हमने लिखना है। ये टर्म हमारे पास निगलेक्ट आउट है इसको हमने अकाउंट आउट नहीं करना। ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। एज वी नो दैट नेगेटिव टर्म्स है इसको इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के ऊपर लेके आए हमारे पास ये डेल्टा पी के बराबर बनेगा। हमने बेटा गैमा पी डेल वी डिवाइडेड बाई वी दूसरी तरफ डिवाइड कर लेना है। इलास्टिक मॉडुलस आपके पास बेटा किस चीज़ के बराबर था? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। यही हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन को। स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर थी और स्ट्रेन क्या थी बेटा? चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। और गैमा पी हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर आ जाता है यानी कि इलास्टिक मॉडुलस के बराबर आ जाता है। और स्पीड का हमने फार्मूला बेटा इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी और उसका अंडर रूट किया था। जस्ट मैंने इलास्टिक मॉडुलस की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस जैसे करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। प्रेशर हमारे पास 1.01 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इधर से गैमा फॉर एयर चूँकि हमने एयर कंसीडर की हुई है और डाई अटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डाई अटोमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.41 और डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर के लिए 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है आपके पास। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो 1.41 का अंडर रूट आएगा जस्ट और दूसरी तरफ से प्रेशर और डेंसिटी को ऑलरेडी न्यूटन कैलकुलेट कर चुके थे 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 यानी कि 333 मीटर फी सेकंड इसकी वैल्यू आती है जो कि वेरी क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये वो वैल्यू थी जो कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमें हासिल हुई थी। एक्सपेरिमेंटल तौर पर 332 मीटर फी सेकंड मिली थी तो राउंड अबाउट इक्वल है तो इसको ज़्यादा क्लोज माना जाता है। तो ये वो कुछ अजम्पशंस थी जो कि लैप्लास ने कंसीडर की थी। हालांकि न्यूटन ने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, लैप्लास ने कहा नहीं आइसोथर्मल नहीं है बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़रूर चेंज होगा जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आएगा। तो ये था वो करेक्शन जो कि लैप्लास ने बाद में आकर किया और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू मैच कर गई थी। अब इसके अंदर बेटा आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपके पास ये जो फैक्टर है ना कि किसी भी एक मीडिया के लिए आपके पास वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो,
उनके लिए इस गैमा की वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपके तमाम तर बुक्स सिलेबस के अंदर एक आपको टेबल दिया गया है, वो टेबल आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।